देखिए, जिन्हें समझता नहीं है, जिनका स्वाधीनता संग्राम से कोई संबंध नहीं था, वो ऐसी ही बात करेंगे, डिस्टोरियन बनेंगे। और दुर्भाग्य से सुधांशु जी भी वही कर रहे हैं। 1946 में ट्रांसफर ऑफ पावर चालू हो गया था। ट्रांसफर ऑफ पावर जब चालू हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ, उसके चुनाव होने थे। चुनाव होकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आकर जो है रिपब्लिक 1950 में बना, वो 3 साल में हमने सब कुछ खड़ा कर दिया था, 3 सालों में वो। तो आप जो कह रहे हो ना, उसमें फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्यों आए, उसमें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर क्यों आए, 5 अलग अलग पार्टी के लोगों को लिया था, वो ट्रांसफर ऑफ पावर था। इतिहास को डिस्टॉर्ट करके मत बताइए सुधांशु जी, क्योंकि आपका कोई योगदान नहीं था उंगली उठाने के अलावा, उंगली उठाने के अलावा आपका कोई योगदान नहीं था। और 1948 में अगर ऐसी बात थी, तो पहला जो फैक्ट्री एक्ट है, पहला जो इंडस्ट्रियल एक्ट है, इंडस्ट्रियल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, वो किसने प्लेस किया था? वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्लेस किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये सारे जो नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग पास हो रहे थे, उनका कोई डिसेंट नोट नहीं है, किसी चीज में कोई डिसेंट नहीं है। एक ही चीज है, जब भारतीयों को, जब लियाकत अली और नेहरू जी का जब फैक्ट हुआ कि जो लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए, जो मुस्लिम वहां गए, उन्हें मौका दिया जाए यहां आकर अपनी प्रॉपर्टी सेल करे, उसके खिलाफ उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन आपने वहां भी डिस्टॉर्शन किया। आपने वहां डिस्टॉर्शन ये किया हिस्ट्री का कि नहीं, वो कश्मीर के लिए दिया था, वही कश्मीर कश्मीर के लिए बोले सुधांशु जी, बोले आपका कोई योगदान नहीं है। हम लोग सारे ही हट जाएंगे आप ही बोलते रहिए। आप कभी अंग्रेजों से लड़े हो? हमारे लोग जितने, अरे घूम फिर कर यही आते हैं। आप अंग्रेजों से कहाँ लड़े हो, कब लड़े हो? आप उनके नाम पूछ रहे हो, आपसे पूछ रहे हैं। इसके बाद आ रही हूँ वारिस भाई, आ रही हूँ तुरंत। ये तो साथ में थे, मुखबरी कर रहे थे। नहीं, मैं अंग्रेजों के जाने की बात, 1942 लोगों को पकड़वा दे रहे थे। मैं अंजना जी एक लाइन बोल देता हूँ अंग्रेजों, बस डेट के साथ, और कोई झगड़ा, एक लाइन बस। अतुल पाटिल जी आवेश में मत आइए, एक लाइन। इनके मुंह से निकला ट्रांसफर ऑफ पावर था, यानी स्वीकार कर लिया कि 2 सितंबर 46 को ट्रांसफर ऑफ पावर। फिर मैं पूछना चाहता हूं 15 अगस्त 47 को क्या हुआ था? अगर 15 अगस्त 47 को हमें एक्चुअल पावर मिल गई थी, तो 30 जून 48 तक गवर्नर जनरल वाइसराय क्यों रहे माउंटबेटन? और सुनो मेरे भाई, भारत का आर्मी चीफ अंग्रेज रहा 1949 तक। चीखिए मत अतुल जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं, मैं तो आजादी के बाद बोल रहा हूं। आजादी के बाद आप अंग्रेजों से कितने मिले हुए थे? ब्रिटिश आर्मी चीफ रहा। अब देखिए तरीका गलत है, आपने चिल्लाना शुरू कर दिया। सर मैं फैक्ट बोल रहा हूं। 30 जून 48 तक ब्रिटिश गवर्नर जनरल रहा। 1949 तक ब्रिटिश आर्मी चीफ रहा जनरल फ्रांसिस रॉय बूचर। भारत का एयरफोर्स चीफ 1954 तक ब्रिटिश रहा गेरोल्ड गिब्स। भारत का नेवी चीफ 1958 तक रहा। 1958 स्टीफन कार्लाइल। गजब ट्रांसफर ऑफ पावर। चलिए ठीक है, वापस लौटते हैं। वारिस पठान को दिखाइए। वारिस पठान, सवाल आज जो उठा रही है बीजेपी, वो ये है कि 150वां वर्षगांठ है। वंदे मातरम वो गीत था जिसने सबको, मतलब स्वतंत्रता सेनानियों को, और सबसे बड़ा विद्रोह हुआ जब अंग्रेजों ने इसको दबाने की कोशिश की, तो इसने बांधा देश की आजादी के लिए इस गीत ने। उसके 3 जो पैराग्राफ्स हटाए गए, उसको लेकर चर्चा है कि पंडित नेहरू ने ये चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि ये मुसलमानों को परेशान कर सकता है। करता क्या? आप लोग को करता है क्या? जी देखिए अंजना जी, बात ये नेशनल सॉन्ग है, वंदे मातरम, हम उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। जिसको गाना है गा सकता है, हम पूरी तरह से उसका समर्थन करते हैं, खड़े रहते हैं। लेकिन संविधान का आर्टिकल 25 बोलता है कि एवरी पर्सन इज राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, फ्री रिलीजन। मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता। अगर मेरे रिलीजन इस्लाम में कोई ऐसा है कि वंदे मातरम में कोई ऐसी पंक्ति है जो इस्लाम के थोड़ा सा अगेंस्ट है, तो किसी को आप फोर्स नहीं करते बोलने के लिए। मगर ये बीजेपी की एक आदत ये बन गई कि अगर जिसने उनकी बात नहीं माना, उनके डिक्टेटरशिप के टर्म्स को नहीं माना, वो हो जाता है एंटी नेशनल। अब बात बताओ मेरे को सुधांशु जी, 27 नवंबर 2025 अभी की दिन की बात है, 10 दिन पहले राज्यसभा सेक्रेटरीट ने एक सर्कुलर निकाला था, आदेश, कि वंदे मातरम और जय हिंद को पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलने दिया जाएगा, क्योंकि इससे डेकोरम खराब होता है। अब आप खुद तो रोक रहे थे कि नहीं बोलना है, वहां पे डेकोरम खराब करने वाली बात करो। इसीलिए 2 मोरा चेहरा जो बीजेपी का है ना अंजना जी, वो देश को देखना बहुत जरूरी है। और मुझे बताओ ना, आपका एक ही चेहरा है, वंदे मातरम भी सबसे अच्छा आप ही का है, एक ही चेहरा है, कि चाहे वो वही राष्ट्रीय गीत हो जिसने सबको देश में बांधा इस देश की आजादी के लिए, लेकिन बाकी के 3 पैराग्राफ जो काटे गए तो उसको तो छोड़िए, जो मौजूदा है वो भी आपको स्वीकार नहीं है। सबसे अच्छा आप ही का है अंजना जी। नहीं अंजना जी, हम संविधान को मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, आप पढ़ लीजिए, बिजॉय इमैनुअल का जजमेंट 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग बराबर, नेशनल एंथम पढ़ना चाहिए, मैंडेटरी है, लेकिन उसमें भी काफी सारी शर्तें। ठीक है, मैं लौट रही। मोहम्मद तौसीफ साहब, क्या टीएमसी के लिए चुनाव के एंड पहले ये बिल्कुल दोधारी तलवार पर खड़े होने के बराबर है? क्योंकि आपको सबका वोट चाहिए, चाहे वो जो मुस्लिम वहां पर रहते हैं उनका भी वोट चाहिए, हिंदुओं का भी वोट चाहिए, और यहां पर बात आकर अटक गई है कि क्या मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कुछ हिस्से काटे गए?
वही राष्ट्रगीत जिसका ओरिजिन ही वही हुआ है, वंदे मातरम का। नमस्कार अंजना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुझे तो आज ऐसे लग रहा था कि My apologies on that. I have already said no it. problem, no problem. No, I do understand. No problem. मुझे आज लग रहा था सुधांशु जी के वजह से आज हमारा भारत का हर मसला सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 1930 से लेके 2025 तक की सारी जो संस्कृति थी, सारी जो हिस्ट्री थी, वो आज उन्होंने बता दिया। मुझे आज पक्का मुझे लग रहा था कि आज मैं हिस्ट्री क्लास में बैठा हूं और उन्होंने मुझे सब सिखा दिया। और आज देखिएगा, आज रात को 9 बजे के बाद से हमारे देश में जितनी भी भूखमरी थी, जितनी भी परेशानियां थी, सेंसेक्स ऊपर जाए नीचे जाए, आज वो रात को 9 बजे के बाद सब ठीक हो जाएगा, कि सुधांशु जी ने हमारे को क्लास दे दिया। दैट्स ओके। आप देखिए, बार बार हमें पंचायत का या इलेक्शन का ये जो भी करते हैं, हमें उतनी कोई फिक्र नहीं होती, क्योंकि हम पूरा 12 महीना काम करते हैं अंजना जी। आज प्रधानमंत्री जी बंकिम दा, ऐसे लग रहा था शायद इनके हम उम्र है, वो इनकी पैदाइश एक साथ हुई थी, एक साथ खेलते थे ये लोग। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को ये नहीं कह के उन्होंने कह दिया बंकिम दा। और ये कोई नई बात नहीं है अंजना जी, ये तो आज मुझे एक मौका मिला है, प्लेटफॉर्म आज तक का है, आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके द्वारा मैं कहना चाहता हूं, कोई नया बात नहीं है। 2019 में यही बीजेपी वाले जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की स्टैचू तोड़कर चले गए थे और हंस रहे थे, कोई नई बात नहीं है। ये वही लोग हैं जो कर्नाटका के एक बीजेपी लीडर हैं, वो कह रहे थे कि जब रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन कहा था, तो ये अंग्रेजों को वेलकम करने के लिए कहा था। आप समझ लीजिए, ये वही बीजेपी है। इनके एजुकेशन मिनिस्टर मध्य प्रदेश में इंदर सिंह परमार ने ये कोट करके कहा था, राजा राम मोहन रॉय। आप सोचिए, आप किन किन लोगों की बात कर रही हैं। वो एक ब्रिटिश एजेंट है। ये इतनी बात कह रहे थे। त्रिवेदी साहब से मैं बहुत कुछ सीखता हूं, आज से डिबेट नहीं कर रहा हूं, 5-6 साल हो गया इनके साथ डिबेट करते हुए। पर ठीक है, एक बार हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपका रिएक्शन इस पर, उनकी बात पर जल्दी से। हर्षवर्धन जी। अंजना जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तौसीफ भाई बंगाल के रहने वाले हैं। बंगाल में तो बंकिम दा सम्मान के साथ कहना सबसे स्वाभाविक है। ये कांग्रेस के ट्रैप में कहां से आ गए? कांग्रेस की आईटी सेल ने कुछ चला दिया और ये भी उसी ट्रैप में आ गए। बंकिम दा कहना ये उनके प्रति आदर की अभिव्यक्ति है, पहली बात। दूसरा, मूल मुद्दा जो है, सोमनाथ से लेकर वंदे मातरम तक कहीं हिंदू भावना न दिखे, ये नेहरू जी की प्राथमिकता में था। मूल मुद्दा ये, वरना जिस बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को लेकर कह रहे हैं कि क्यों उनका नाम इस तरह से लिया, बंकिम दा कहना तो सम्मान का नाम है। जरा सोचिए, दुर्गा पूजा में क्या तौसीफ भाई नहीं जाते होंगे क्या? दुर्गा पूजा कमेटियों में बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता क्या नहीं जाते हैं क्या? बार बार ये कहा जाता है कि सेकुलरिज्म है। देखिए, राम को इमाम हिंद कहते हैं और वहीं जाकर मुसलमान को करेंगे नहीं नहीं, तुम वंदे मातरम वाले मत जाओ, तुम ही दुर्गा धारणी गा दोगे तो तुम्हारा धर्म खत्म हो जाएगा। अरे जब वहां पर किसी ने इंटरवीन किया था ना, जब इंटरवीन किया था तो तौसीफ जी, तो फिर प्रधानमंत्री ने बाबू बोलना शुरू किया, क्योंकि जो लोकल कई बार लोगों के दिमाग में रहता है, हालांकि वो कह रहे हैं कि दा तो वहां बहुत सम्मान से कहा जाता है। चलिए पूरा कीजिए हर्षवर्धन जी, 2 लाइन में। चलिए जल्दी से एक बार धीरेन्द्र जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। धीरेन्द्र जी, सबका भाव साफ आ गया मुझे लगता है 40 मिनट के इस डिबेट में। आप लोग किधर खड़े हैं? वापस शामिल कर दे फिर सरकार, अगर तीनों पैराग्राफ को लेकर ये भावना है तो शामिल करने में क्या बाधा है? बिल्कुल बाधा नहीं है। और अभी टीएमसी को मैं सुन रहा था, इन्हीं की नेता मां माटी मानुष का नारा देती थी 2006-09 में। उस समय इनको माटी से प्रेम था, माटी का वंदन करते थे, मां मान रहे थे। लेकिन यही तुष्टिकरण है ना जिसकी चर्चा कर रहे हैं। ये वोट के लिए इस तरह से कर रहे हैं। जिस गीत ने पूरे देश की आजादी के लिए जोश भरने का काम किया, इसी सत्ता को पाने के लिए मां माटी मानुष का नारा दीदी ने लगाया। और आज उसी माटी की वंदन जब होने की बात हो रही है राष्ट्रीय स्तर पर, तो सुधांशु जी 2 लाइन में वापस शामिल करेंगे? मैं सिर्फ एक लाइन में ही कह देना चाहता हूं, जिस हिस्से पे इनको आपत्ति थी, तुम दुर्गा दश प्रहर धारणी कमला कमलदर विहारिणी, अगर हम उस हिस्से के प्रति आस्था रखते हैं तो पूरे भारत से जुड़ते हैं। जब आप ये कहते हैं तुम दुर्गा दश प्रहर धारणी, तो त्रिपुरा की त्रिपुर सुंदरी से लेकर आसाम की कामाख्या मां से, कलकत्ता की काली जी से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कर्नाटक की मुकिम्बा देवी से लेकर मुंबई की मुंबा देवी से लेकर विंध्यवासिनी जी से लेकर और उत्तर में कश्मीर वाली सारी जगह से हम स्वतः जुड़ जाते हैं। इसलिए राष्ट्र को एकाकार करने के लिए आवश्यकता। सुधांशु भाई, छोटा सा सवाल, मुझे आप प्लीज सवाल जवाब देकर जाइएगा। 2014 से लेकर 2025 तक पार्लियामेंट में जब जब बात हुई है, टेक मी एज अ कॉमन मैन, मुझे आप ये बताइए, रोटी कपड़ा मकान का आप कब बात करिएगा? वही पुलवामा, वही पहलगाम,
वही सुधांशु जी। पहलगाम, वही नोटबंदी, वही मस्जिद मंदिर, वही बाबरी। सुधांशु वही जी, राम। सिर्फ 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन। 2 लाइन में, रोटी कपड़ा मकान में मेरे भाई 4 करोड़ लोगों को मकान मिला है, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना में गैस मिली है, 16 करोड़ लोगों को नल से जल मिला है, 16 करोड़ लोगों को शौचालय